हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाले क्लास 10th के साइंस का क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिनकी परीक्षा आपकी 20 फरवरी को आयोजित होने वाली है। लास्ट वीडियो के माध्यम से हमने साइंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा था, जिसमें हम लोग 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को देखे थे, और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन को देखेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स में भी पूछे जाएंगे। ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स में भी पूछे जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जो कभी कभी 2 मार्क्स में भी पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी 2 क्वेश्चन को मिला के 5 मार्क्स में भी पूछा जाता है, यानी कि कह सकते हैं तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन ओवरऑल सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं लास्ट वीडियो के माध्यम से आपको 35 क्वेश्चन कराया था, जिसमें हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे 2 मार्क्स वाले। उसमें हमने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को भी कवर किया था। तो वैसे ही इस वीडियो में भी हम लोग कोशिश करेंगे 35 के 35 क्वेश्चन को देखने का। अगर वीडियो थोड़ा सा लंबा होता है तो मैं इसको 2 पार्ट करने की कोशिश करूंगा। हालांकि वो वीडियो में आगे हम आपको बता देंगे कि कितने पार्ट होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताते चलूं साथियों कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और परीक्षा में इसके पूछने की बहुत ज्यादा चांसेस है। यहाँ से ऐसा नहीं होंगे कि आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है, तो चलो बिना टाइम इसके वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, आप देख रहे हैं जैक रैंकर्स और मैं हूं सरोज सर। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा सारा साथियों कि 1 एम्पियर की परिभाषा लिखिए। 1 एम्पियर किसको कहते हैं? किसी परिपथ में धारा की गणना कर रहे यदि 5000 आवेश, ठीक है, यहाँ पे 5000 आवेश है, यहाँ पे 500 आवेश पूछा गया। ठीक है, 500 आवेश के 10 मिनट में इससे होकर गुजरता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया। 500 आवेश है, यहाँ पे इंग्लिश में टाइपिंग है गलत है, 500 कूलम आवेश है यहाँ पे। ठीक है, तो बोला गया है 1 एम्पियर को परिभाषित करना है। तो एम्पियर एक विद्युत चालक में इलेक्ट्रॉन प्रवाह या धारा की दर को मापने की क्या है? इकाई है, जो 1 सेकंड में होती है। ठीक है, क्लियर है। बोला गया है आवेश क्या है? तो साथियों, आवेश को हम लोग क्यू से दर्शाते हैं। 500 दिया गया, टाइम हमारा 10 मिनट दिया, सेकंड में बदले तो 600। और आपको पता है कि हम लोग कैसे काउंट करते हैं? तो पूछा क्या गया, क्वेश्चन पूछा गया है कि कितना धारा गुजरता है। तो हम कल फॉर्मूला बताते हैं, आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है। क्यू कितना दिया साथियों? 500 दिया। टाइम हम लोगों का 600 हो जाएगा। 600 क्यों सर? चूंकि हम लोगों का टाइम लेना है सेकंड में। 00 से 00 कट गया, 5/6 साथियों। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 6 8 48, 0.83 एम्पियर आंसर आ जाएगा। क्लियर है। ये छोटा छोटा चीज फॉर्मूला याद करके आप आसानी से इसको अंक उठा सकते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित को बोला स्पष्ट कीजिए। बोला गया है किसी तार का प्रतिरोध उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है। हम कल के वीडियो में आपको बताया था कि किसी भी तार का जो प्रतिरोध है वो लंबाई के पे डिपेंड करता है। लंबाई अगर तार का प्रतिरोध का लंबाई तार का अगर बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। और आज हम लोग उसका जो एक और टॉपिक है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है तो पहले हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। बोला गया है प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि रेसिस्टेंस जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके? तो साथियों प्रतिरोध के जो है ये कह सकते हैं किसके? तो प्रतिरोध के जो है ये क्या बोला गया? तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल किसको बोलते हैं? मान के चलिए ये तार है साथियों, तो ये जो आपका तार का जो इस तरह से जो साइड हो सकता है, ये चौड़ाई आप कह सकते हैं, ये जो है इसी को अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बोलते हैं। इसको ए से हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, अगर ये हम लोग बड़ा कर दें, यानी कि मान के चलो तार अगर मोटा हो जाएगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो प्रतिरोध घट जाएगा, यानी कि तार का अगर ये बढ़ा दें, मान के चलो साथियों तार का अगर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 से हम लोग 2 कर दें तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? आधा 3 कर दें तो प्रतिरोध और कम हो जाएगा, यानी कि प्रतिरोध इस पे व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र बढ़ जाता है तो प्रतिरोध क्या होता है? कम हो जाता है। और इसके विपरीत भी होते हैं, जब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घट जाता है तो प्रतिरोध बढ़ जाता है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट लिखना, बाकी आपको कुछ भी इसमें नहीं लिखना। क्लियर है, ये वाला लाइन लिखना और ये पॉइंट लिखना। चलो अगला कुछ चीज देखते हैं। अगला बोला गया है किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो किसी भी चालक का प्रतिरोध साथियों किन कारकों पर निर्भर करता है? हालांकि यहाँ पे उसी दूसरा का आंसर बोला गया, चालक का लंबाई पर निर्भर करता है, चालक का प्रतिरोध और किस पे निर्भर करता है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पे, और चालक की प्रतिरोधकता पे निर्भर करता है। प्रतिरोधकता साथियों यानी कि सामग्री पे। हाँ, ये R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो है। ठीक है, ये रो हम लोग बोलते हैं। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध बराबर रो इंटू एल बाई ये फॉर्मूला होता है। ठीक है सर, आप कैसे बोल रहे हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला, तो हमको तो कुछ पता ही नहीं था। तो साथियों आपने पढ़ा नहीं था इसलिए आपको पता नहीं था, बाकी मैं आपको बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बोला गया है कि प्रतिरोध किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो प्रतिरोध होता है साथियों जो विद्युत के प्रवाह की दर को रोकता है। किसी में विद्युत प्रवाह हो रहा है तो उसको रोकता है, तो वो किस पे डिपेंड करेगा? तो लंबाई पे। दूसरा किस पे? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पे। तीसरा किससे? प्रतिरोधकता पे। ठीक है, क्लियर है। इतना से ज्यादा हम नहीं बता पाएंगे, टाइम भी नहीं है, और हम बताने चलेंगे तो वीडियो लंबा बहुत ज्यादा हो जाएगा।
बोला गया है विद्युत टोस्टर तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अव्यय शुद्ध धातु के न बनाकर मिश्रित धातु क्यों बनाया जाता है। विद्युत टोस्टर जो टेस्टर आप यूज करते हैं घर में, या फिर विद्युत स्त्री जो आयरन आप यूज करते हैं, वो जो है शुद्ध धातु के न बना के मिश्रित धातु के क्यों बनाए जाते हैं, ये पूछा गया। तो लिखा गया साथियों विद्युत टोस्टरों एवं स्त्रियों के तापन अव्यय नाइक्रोम का बना होता है। किसका? नाइक्रोम का होता है। नाइक्रोम एक मिश्र धातु होता है। ये सब आपको नहीं लिखना है साथियों, नाइक्रोम एक मिश्र धातु है, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। बोला ये तापन अव्यय मिश्र धातु के बनाए जाते हैं क्योंकि मिश्र धातु की प्रतिरोधकता प्रायः क्या होती है, अन्य धातु से अधिक होती है। मिश्र धातु की प्रतिरोधकता क्या होगी, अधिक होगा। अब प्रतिरोधकता अधिक होगा तो करंट उसमें जाने नहीं देगा, करंट नहीं जाएगा तो क्या होगा, हीट होगा, क्या होगा, गर्म होगा। अगला बोला है इस मिश्र धातु का गलनांक अधिक होता है, यानी कि जल्दी गलता नहीं है। आपको तार जो है वो जल्दी गलेगा नहीं, जैसे हीटर में का तार जल्दी गलता नहीं है। यह लाल तप्त 800 डिग्री सेल्सियस होने पर ऑक्सीकृत होता है, ठीक है, 800 डिग्री सेल्सियस होगा तब भी जो है ऑक्सीकृत नहीं होता। क्लियर है। अगला हम लोग देखते हैं 11वां नंबर। बोला गया है 3 पर्यावरण हितैषी अभ्यास लिखे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। 3 पर्यावरण हितैषी अभ्यास यानी कि पर्यावरण की रक्षा करने के लिए 3 चीज बताइए। तो सबसे पहले जल का संरक्षण करेंगे, जल स्रोतों का, हवा को साफ रखने में मदद करेंगे, भूमि और वन्य जीवों की रक्षा करना। ये हमारा जो है साथियों 3 हितैषी हो जाएगा पर्यावरण को जो है रक्षा करने के लिए। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है समजात अंग से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो बोला गया है अंग वे अंग जो संरचना तथा उद्भव में समान है, यानी कि जिसका रचना समान है, दिखते भी समान है, लेकिन वे बोला गया वे अंग जो संरचना जिसकी रचना समान है, उद्भव यानी कि उत्पत्ति भी समान है, लेकिन वे अलग अलग रूप में दिखाई देते हैं और भिन्न भिन्न कार्य करते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे कशेरुकियों के अग्रपात ये एक समान होते हैं, एक समान योजना पर बने होते हुए चिड़िया, वेल, बिल्ली, घोड़ा आदमी में समजातता दिखाई देती है। इन सभी कशेरुकियों के अग्रपातों की समानता या प्रदर्शित करती है, ये सभी एक ही पूर्वज से विकसित हुए। जैसे मान के चलिए साथियों हमारा जो पैर है, कशेरुक हमारा जो पैर है ये बोला जा रहा है, जैसे हमारा पैर हो गया, चिड़िया के जो पैर हो गए, बिल्ली के जो पैर है, कहीं ना कहीं एक जैसा बनाया गया है, लेकिन साथियों दिखते तो एक जैसा नहीं है, बना एक जैसा है, लेकिन कार्य भी क्या है उनका अलग अलग, तो ये समजात अंग कहलाते हैं, ठीक है। अगला बोला गया है साथियों, देखो क्वेश्चन, पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पारितंत्र में अपमार्जकों की भूमिका, अपमार्जक किसको कहते हैं, अपमार्जक कहते हैं साथियों डिकम्पोजर को, यानी कि मान के चलिए कोई आप घर में यूज करते हैं, जैसे मान के चलिए आप घर में क्या यूज करते हैं, सर सब्जी बना रहे हैं तो सब्जी का जो छिलका फेंक देते हैं, वो क्या छिलका फेंक देने के बाद हमेशा रहता है, कुछ दिन के बाद क्या होता है धीरे 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 सड़ जाता है, खत्म हो जाता है। जैसे आप शौच करते हैं साथियों, शौच जो आप करते हैं सुबह सुबह बाहर में, तो वो शौच क्या वहां पर रहता है, कभी कभी तो खत्म हो जाता है कि नहीं, तो वो अपमार्जक करते हैं। तो वही बोला कि उनकी क्या भूमिका, तो देखो लिखा गया है अपमार्जकों की उपस्थिति में जलीय सूक्ष्म जीवाणुओं का अपघटन सरलता से नहीं हो पाता, जिससे वे जल में लंबे समय तक विद्यमान रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जलीय जीव प्रभावित होते हैं। फॉस्फेट युक्त अपमार्जकों में शैवाल अत्यधिक वृद्धि करते हैं, जिससे पानी में मछलियां अन्य जीवों के लिए ऑक्सीजन की कमी होती है। तो यहाँ पे दूसरा टाइप का आंसर लिख देना, आपको सिर्फ और सिर्फ लिखना है ये पारितंत्र में भूमिका निभाते हैं कि जो हमारे डिकम्पोजिट सामान होते हैं, जो हमारे वांछित पदार्थ हो जाते हैं, अवांछित पदार्थ जिनका हम प्रयोग नहीं करते फेंक देते हैं, उनको जो है पर्यावरण से जो है धीरे 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 छोटे छोटे सूक्ष्म पदार्थों में तोड़कर विघटन करते हैं, उसी को हम लोग अपमार्जक में भूमिका बता सकते हैं, ठीक है। समजातीय श्रेणी क्या है साथियों, तो समजातीय श्रेणी पूछा गया है, ये जो है चैप्टर 4 का है, उदाहरण से समझाइए, हमने चैप्टर 4 में भी इसको कराया। लिखा गया है समजातीय श्रेणी वैसे यौगिकों की श्रेणी है जिसके सभी सदस्यों के किसी सामान्य सूत्र से व्यक्त किया जाता है। तो समजातीय श्रेणी वैसा यौगिक है साथियों जिसमें सभी सदस्यों को किसी न किसी समान सूत्र से व्यक्त किया जाता है तथा किसी भी 2 क्रमागत सदस्यों के अनुसूत्रों में CH2 का अंतर होता है, यानी कि 2 जो है क्रमागत अंतर होगा उसमें CH2 का अंतर होगा, ठीक है। इस श्रेणी में सभी यौगिकों में एक ही क्रियाशील समूह रहने के कारण उनके रासायनिक गुणों में समानता पाई जाती है। जैसे एल्केन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र क्या होता है साथियों, CnH2n+2 से व्यक्त किया जाता है। इस श्रेणी में मेथेन CH4, एथेन C2H6, प्रोपेन CH3, ये से होता है। और इसमें आप जब माइनस करेंगे, देखो जब C2H6 है, C2H6 है साथियों, जब इसमें आप CH4 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, तो कार्बन 1 बचेगा और हाइड्रोजन 2 बचेगा, तो अंतर कितना का आया, CH2 का। तो यही बोला गया CH2 का अंतर होता है, ठीक है, क्लियर है। चलो अगला हम लोग देखते हैं साथियों, अगला हमारा सवाल है
ओम का नियम बताएं, इस आधार पर विभवांतर तथा विद्युत धारा में संबंध बताइए। ओम का नियम बताना है और विभवांतर विद्युत धारा में संबंध बताना है और प्रतिरोध को भी परिभाषित करना है। तो ये एक ही सवाल में 2-3 सवाल पूछ के आपको 3 नंबर देता है, ठीक है। तो ओम का नियम क्या कहता है साथियों, हम कल ही आपको बताए थे, किसी भी नियत ताप पर चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उसके विभवांतर के समानुपाती होता है। यानी कि आई चालक जो है धारा प्रवाहित जो हो रहा है वो समानुपाती होती है किसके, तो विभवांतर के वोल्टेज के। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसको या ऐसे भी लिख सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो V निकालेंगे तो I और एक जो है कांस्टेंट आता है जिसको R बोलते हैं, V बराबर IR हो जाएगा साथियों। या फिर आप लिख सकते हैं I बराबर V बटे R। I अगर निकालोगे तो R इधर आ जाएगा तो V बटे R। क्लियर है, चलो इनको कर लेना। हालांकि इन सारे क्वेश्चन का PDF हम ग्रुप में डाल देंगे साथियों, ग्रुप में डाल देंगे। इसके लिए आपको 9835146164 पे मैसेज करना, ग्रुप में हम PDF डाल देंगे। PDF तभी अपलोड होगा जब इस वीडियो पर 100 लाइक और कम से कम साथियों 50 कमेंट हो जाते हैं तो PDF हम आपको अपलोड कर देंगे। क्लियर है ग्रुप में। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला इसी में दिया गया, ओम का नियम हमने पढ़ लिया। उसके बाद बोला है विभवांतर विद्युत धारा में क्या बोला गया, संबंध है। तो देखो यहाँ पे तो संबंध निकल गया। विभवांतर विद्युत धारा में देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों डिपेंड करता है। अगर विभवांतर बढ़ा देंगे तो विद्युत धारा बढ़ जाएगा, विभवांतर घटा देंगे तो विद्युत धारा भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये आपको लिख देना, ठीक है। तो वही बताया गया साथियों, मैं आपको यहाँ पे अपने शब्दों में बता रहा हूँ कि कैसे लिखना है। तो पहले ओम का नियम लिख देना कि किसी भी नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके विभवांतर के समानुपाती होता है। अगर पूछा इस नियम के आधार पर दोनों में क्या संबंध है, तो I बराबर साथियों क्या हो गया, अभी I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V हो गया। यानी कि जितना हम लोग लिखेंगे, जितना हम लोग विद्युत धारा बढ़ाएंगे विभवांतर बढ़ेगा, विभवांतर हम लोग कम करेंगे विद्युत धारा भी कम होगा। यह संबंध है। प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए, ये यहाँ पे लिखा गया, प्रतिरोध को परिभाषित करेंगे। तो लिखना है साथियों, प्रतिरोध को क्या लिखना है, यहाँ पे शायद नहीं दिया गया। प्रतिरोध लिखना कि किसी में, प्रतिरोध हम लोग किसको कहते हैं साथियों, तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को, किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को प्रवाहित करने वाले युक्ति को, प्रवाहित करने वाले कारक को आप लिख सकते हैं। किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को प्रभावित करने वाली, प्रभावित या फिर बाधित करने वाले कारक को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण लिखें। बहुत बार पूछा गया और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा के 2 गुण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और ये भी पूछ लेता है कभी कभी। तो हम लोग लिखे हैं, चुंबकीय क्षेत्र में जिस पथ पर उत्तरी ध्रुव चलता है उसे चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। वे चुंबकीय क्षेत्र दिशा और ताकत दिखाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को उस दिशा के रूप में लिया जाता है जिसमें कंपास सुई का उत्तरी ध्रुव उसके अंदर जाता है, ठीक है। तो आप चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है साथियों। मान के चलिए ये एक चुंबक आप यहाँ रखते हैं, तो इसके जो चारों ओर फील्ड बनता है, इसके चारों ओर जो फील्ड बनता है साथियों, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। जिसमें हम लोग कोई वस्तु रखते हैं तो वो या तो आकर्षण करेगा या तो प्रतिकर्षण करेंगे। तो जहां तक आकर्षण या प्रतिकर्षण करेगा उस क्षेत्र को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे, ठीक है। अब पूछा गया इनके 2 गुण लिखिए। तो ये बंद होते हैं, क्या होते हैं, ये बंद रेखाएं होते हैं। देखो बंद है कि नहीं, है खुला तो नहीं है साथियों, ये बंद रेखा है, ठीक है। बोला गया है जहां पर एक दूसरे के निकट होते हैं, जहां पर ये रेखाएं क्या होता है, एक दूसरे के निकट होता है, वहां चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, प्रबल होता है, यानी कि उसमें ज्यादा मजबूत होता है। एक तो ये लिख लेना, दूसरा ये लिख लेना। तीसरा आपको याद रखना साथियों, चुंबकीय क्षेत्र रेखा कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद यानी कि काटते नहीं है। जैसे कि अभी हम आपको बताएं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा ऐसे चलेगा, कभी एक दूसरे को साथियों प्रतिच्छेद यानी कि काटेगा नहीं। क्लियर है। चलो अगला हम लोग देखते हैं साथियों। बोला गया है संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर बताइए। तो लिखा है यहाँ पे संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त। संतृप्त में बोले गए इसमें कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन और कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध होता है, और असंतृप्त में या तो द्विबंध होगा या तो तिहरा बंध होगा। क्लियर है साथियों। एकल अगर बंध हो तो संतृप्त, द्विबंध या फिर त्रिआबंध अगर हो तो साथियों तो असंतृप्त। यह नीली लौ के साथ बुदबुदाती है या बदबू उतारती है, ठीक है। इसमें जो है जलाने के बाद नीली लौ निकलती है संतृप्त में, और इसमें काली लौ निकलती है। क्लियर। लौ मतलब जो ज्वाला होती है वो काला निकलता है, और संतृप्त में, संतृप्त में नीला। प्रतिस्थापन प्रक्रिया दिखाएं, यहाँ पे अतिरिक्त प्रतिक्रिया दिखाई देती है, ठीक है। चलो अगला बोला गया है जैव आवर्धन। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने, ये 2 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला बोला है जैव आवर्धन क्या है। तो बोला गया है जैविक आवर्धन एक ऐसी घटना है जो प्रत्येक कोशीय स्तर में हानिकारक रसायनों जैसे कीटनाशकों और उर्वरकों की सांद्रता में वृद्धि की व्याख्या करते हैं।
हैं। चूंकि ये रसायन सड़ने योग्य नहीं होते, इसलिए मिट्टी और पानी के जीव इन्हें अपने शरीर में जमा कर सकते हैं। तो जैव आवर्धन जैसे बोल सकते हैं साथियों। जो जैव आवर्धन क्या होता है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन पूछा गया है। तो जैविक आवर्धन एक ऐसी घटना है जो प्रत्येक पोषक स्तर में हानिकारक रसायनों जैसे कीटनाशकों और उर्वरक की सांद्रता में वृद्धि की व्याख्या करती है। यानी कि जैसे मान के चलिए कोई दवाई हम लोग छिड़कते हैं तो जो सूक्ष्म जीवों को हानि पहुंचाती है उन्हीं की व्याख्या करना ही क्या कहलाता है, जैव आवर्धन कहलाता है। अगला क्वेश्चन बोला है, एक पारितंत्र में, देखो अगर आपने पहले से क्वेश्चन कर रखा है, क्या सर पहले से अगर ये क्वेश्चन को आप किसी सर के द्वारा किसी से पहले पढ़ रखे हैं तो उसी क्वेश्चन को याद करना, ये नहीं कि हम जो लिखा है वही याद करना। क्लियर? बोला गया है एक पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का चित्र बनाइए। तो हम कल आपको कैसे बताए थे, सबसे पहले साथियों घास हो गया। घास को कौन खाता है, तो साथियों छोटे मोटे कीट खाते हैं। छोटा मोटा कीट खाता है घास, बड़ा वाला बकरी भी घास खाता है लेकिन छोटा छोटा उसमें घास में कीट रहता है। कीट को कौन खाता है साथियों, मेढक खाता है। मेढक को कौन खाता है, सांप खाता है। सांप को कौन खाता है, बाज खाता है। ठीक है, ये हमारा एक आहार श्रृंखला भी बन गया और ऊर्जा के प्रवाह का चित्र भी बन गया। क्लियर है? यहाँ पे ये बना के दिखाया गया तो आपको यही लिखना। देखो घास को कौन खाया, कीड़े, कीड़े को मेढक, मेढक को सर्प, और भी आगे आप इसको बना सकते हो। और सर्प को जो है बाज खाएगा। तो इस तरह ये फिगर आपको नहीं बनाना, ये बना भी नहीं सकते। तो ये घास, कीड़े, इस तरह से आपको लिखना है। बस इतना आसान है, 3 नंबर आप ले लोगे। ठीक है, इसके बारे में आप चाहो तो थोड़ा बहुत 1-2 लाइन नीचे लिख देना कि यहाँ पे प्रथम उत्पादक कौन है, घास है। घास को कीड़े खाते हैं, कीड़े को मेढक खाते हैं, मेढक को सांप खाते हैं, सांप को बाज खाते हैं। बस हो गया, खत्म। बहुत आसान था ना। बोला गया है मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया भाई, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया। ठीक है, ये हम यहाँ पे HW बच्चों को दिए थे, वो लिखाया गया। ठीक है, समझा? तो मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधों को निम्नलिखित कारणों से चुना। किस कारण से? इस पौधे के फूल उभयलिंगी होते हैं। क्या होते हैं? उभयलिंगी होते हैं, यानी कि बायसेक्सुअल होते हैं। वे स्वपरागण कर रहे हैं। वे क्या करते हैं? स्वपरागण कहते हैं। और बोला गया विभिन्न भौतिक विशेषताओं की पहचान और उनका अध्ययन करना क्या होता है, आसान होता है। एक तो लिखना उभयलिंगी करना है, एक तो स्वपरागण। इनमें जो है भौतिक विशेषताओं का पहचान और उनका अध्ययन करना आसान होता है। चौथा आप लिख सकते हैं ये सभी महीनों में उगाए जा सकते हैं। क्या किया जा सकता है? सभी महीनों में उगाए जा सकते हैं। सभी महीनों में उगाए जा सकते हैं और ये आसानी से क्या होते हैं, मिल जाते हैं। तो क्लियर है, ये सब पॉइंट आपको लिख देना। यही सब कारण है कि मेंडल ने प्रयोग के लिए क्या चुना, मटर के पौधे को चुना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं साथियों। बोला गया है नीचे दिए गए 2 तारों P और Q में किसका प्रतिरोध अधिक है। हम बताएं साथियों, प्रतिरोध उसी का अधिक होगा। मान के चलते हम आपको सिंपल सा यहाँ पे एग्जाम्पल देना चाहते हैं, यही इसी में बताते हैं। देखो प्रतिरोध अभी आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। 2 तार है साथियों, ये आपको दिख रहा है मोटा और नीचे वाला क्या है, पतला है। मान के चलो ये तार ना होके एक पाइप है। क्या है सर? पाइप है। अगर इस पाइप में साथियों मान के चलो बड़ा सा पाइप है, जैसे आप एज्यूम करना बड़ा सा पाइप, इस पाइप में अगर मान के चलो 20 आदमी जाता है, कितना आदमी, 20 आदमी अगर अंदर इधर से जा रहा है, इधर साथियों 20 आदमी अगर इधर से जा रहा है तो, और इस पाइप में भी 20 आदमी जा रहा है, तो किसमें जो है आदमी आसानी से जा सकेगा। तो आप आराम से बोलोगे सर कि मोटा पाइप में जाएगा, इसमें तो धड़ाधड़ दौड़ेंगे, दौड़ के निकलेंगे भाई, दौड़ के। लेकिन इसमें क्या होगा, दौड़ने में थोड़ा दिक्कत होगा, 20 आदमी जाने तो दिक्कत होगा। तो यहाँ पे आपको प्रतिरोध किसमें अधिक होगा, जिसमें जो है झगड़ा ज्यादा हो। तो इसमें झगड़ा क्या होगा साथियों, ज्यादा होगा। झगड़ा ज्यादा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसका प्रतिरोध भी ज्यादा होगा। प्रतिरोध, इसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इसको जाने में बहुत ज्यादा तकलीफ होगा। लेकिन देखो इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से जा सकता है, तो उसी को बोलते हैं साथियों। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें देखो आराम से इलेक्ट्रॉन जा सकता है कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को जो रोकता है, इलेक्ट्रॉन के धारा के प्रवाह यानी कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को जो रोकता है उसको प्रतिरोध कहते हैं। इसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन जा सकता है, इसमें थोड़ा सा कष्ट होगा। तो प्रतिरोध किसका अधिक हो गया, इसका। कम किसका हो गया, इसका। क्लियर है? तो यहाँ पे यही बताया गया है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जितना छोटा होगा, यानी कि ये साइज जितना छोटा होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। ठीक है, और अतः क्यू तार का प्रतिरोध अधिक है। ये जब तार का नाम दिया क्यू तार का प्रतिरोध अधिक है। क्लियर है साथियों, अभी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला बोला गया चुंबकीय क्षेत्र रेखा का SI मात्रक लिखें। और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा का SI मात्रक क्या होता है साथियों, टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला होता है, टेस्ला वोल्ट होता है, जिससे जो है ये पाई द्वारा ये दिखा गया, टॉर्क द्वारा दिखा गया। हालांकि ये आपको नहीं लिखना है, टेस्ला होता है, आपको ये याद रखना, टेस्ला वोल्ट। क्लियर है? अगला बोल रखा है जब एक चुंबकीय सुई को किसी धारावाही चालक के पास लाया जाता है तो वह विक्षेपित हो जाती है, क्यों। बोला गया है मान के चलो कोई एक चुंबकीय सुई है, सुई अगर चुंबक के करीब लाएंगे, मान के चलो ये चुंबक है और चुंबक के करीब कोई सुई लाएंगे तो ये थोड़ा सा या तो इधर जाएगा या तो इधर खींचा जाएगा। तो ये क्यों होता है, तो इसी के बारे में पूछा गया। तो लिखा गया विद्युत धारा ले जाने वाले कंडक्टर के पास रखी एक चुंबकीय सुई
किसके कारण विक्षेपित होती है? ठीक है, विद्युत प्रवाह के ताप का प्रवाह, क्योंकि चुंबकीय सुई धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के साथ परस्पर क्रिया करती है और विक्षेपित हो जाते हैं। आपको लिखना है कि चुंबक के नजदीक पे या फिर विद्युत धारा के नजदीक पे चुंबकीय छड़ी पे चुंबकीय सुई लाने से वो विक्षेपित होता है। कारण क्या है कि उसमें जो ताप है उनके कारण इसको ये खींचता है। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोला गया साथियों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धातु अधातु का, प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है? तो सोना, चांदी और प्लेटिनम अत्यंत कम क्रियाशील, चमकीली होती है। क्रियाशील ये नहीं होते, जल्दी रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है, और चमकीली होती है। सामान्य ताप पर वायु और जलवाष्प से इनका संक्षारण प्राप्त ये प्रायः नहीं होता, यानी कि ये जल्दी से संक्षारित नहीं होते, खराब नहीं होते, ठीक है। अतः ये अपनी चमक बनाए रखते हैं, इसमें चमक बनाए रहता है, इसलिए आभूषण बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोना, चांदी एवं प्लेटिनम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लोहा का अगर मान के चलो आभूषण ज्वेलरी बना दे तो वो क्या होगा, जैसे इसमें पानी लगेगा जंग लग जाएगा, लेकिन ये सब में जंग जल्दी नहीं लगता, इसका चमक लंबे टाइम तक रहता है। क्लियर है? अगला बोला गया साथियों, सबसे अधिक कठोर पदार्थ की प्राकृतिक पदार्थ का नाम बताइए। सबसे अधिक कठोर प्राकृतिक पदार्थ का नाम पूछा गया साथियों, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? हीरा सबसे कठोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीरा। क्लियर है? चलो डायमंड आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, मेक द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, यानी कि मेथेनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटिक अम्ल का क्या बनाना है? आपको स्ट्रक्चर बनाना। स्ट्रक्चर साथियों इस तरह से मेथेनॉल का बनेगा, आपको देख लेना। चूंकि एल्कोहल है तो लास्ट में OH लगा हुआ, एल्डिहाइड है यहाँ पे तो साथियों COOH लगा। एल्डिहाइड का क्या होता है? COOH, तो वही तो बनाया है। C यहाँ रखा, एक H इधर झुला दिया, एक H इधर, 2 कार्बन हो गया और 2 कार्बन ऊपर में, 4 हो गया, ये COOH। एसिटिक अम्ल में भी साथियों COOH लगाया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से इसका फिगर बनेगा, वो आपको कर लेना। क्लियर है? अगला हम लोग देखते हैं। बोला गया है क्या होगा यदि हम पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें, यानी कि मान के चलो कि एक पोषी स्तर में जितने भी जीव आते हैं जैसे घास, टीडे, मेढक, वो सबको समाप्त कर दें तो क्या होगा? ठीक है, तो आंसर क्या होगा? देखो, पारिस्थितिक तंत्र के सभी पोषी स्तर एक दूसरे से अपना अस्तित्व के लिए निर्भर है, ठीक है। और जैसे आपको पता होगा कि घास पे कौन निर्भर था साथियों? कीड़े मकोड़े किस पे निर्भर थे? ये कीड़े मकोड़े पर कौन निर्भर थे? मेढक पर कौन निर्भर था? सांप पे कौन निर्भर था? बाज। तो एक दूसरे पर सब कोई ना कोई निर्भर है। अगर किसी एक को हम लोग हटा देते हैं तो या तो उसकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी या तो खत्म हो जाएगी। देखो, जैसे मान के चलो ये कीड़े मकोड़े हम हटा दिए तो मेढक क्या खाएगा भैया? मेढक को खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा तो मेढक की संख्या घट जाएगी। मेढक की संख्या घटेगी, ये तो क्योंकि मेढक को खाते रहेगा और ये घटते जाएगा, तो धीरे धीरे सांप भी संख्या घट जाएगी क्योंकि सांप के खाने के लिए भी सामान कम हो जाएगा। अब सांप को घट जाएगी तो बाज को भी घट जाएगा, तो यानी कि कहीं ना कहीं हमारा पूरा जो है पारितंत्र समाप्त हो जाएगा। तो वही बोला गया, पारिस्थितिकी तंत्र बनाए रखने के लिए क्या जरूरत है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में सभी पोषी स्तर एक दूसरे पर अपने अस्तित्व के लिए निर्भर है तथा श्रृंखलाबद्ध तरीके से एक दूसरे से अन्योन्याश्रय संबंध बनाते हैं। यदि किसी पोषी स्तर के सभी जीवों को नष्ट कर दिया जाए तो पर्यावरण असंतुलन की प्रबल संभावना होती है। जैसे असंतुलन के कारण यदि पौधे को खाने वाले जंतुओं का पारितंत्र में अभाव हो जाएगा तो धीरे धीरे सभी स्थानों पर पौधे ही पौधे दिखाई देंगे तथा जंतुओं पर निर्भर रहने वाले दूसरे पोषी स्तर के सभी जीव भी भोजन के अभाव में समाप्त हो जाएंगे। वे हम आपको ऊपर बता ही दिए। बोला गया आप कचरा प्रबंधन की समस्या कम करने के लिए क्या योगदान कर सकते हैं? कचरा प्रबंधन की समस्या को कम करने के लिए आप क्या योगदान कर सकते हैं? ठीक है साथियों, तो बोला गया कचरा व्यक्ति और समाज दोनों के लिए अति हानिकारक है, ठीक है, व्यक्ति के लिए भी समाज के लिए, क्योंकि इससे केवल गंदगी ही नहीं फैलती बल्कि अनेक प्रकार की बीमारियों का कारण भी बनता है। इसे निपटाने के लिए निम्नलिखित 2 तरीकों को अपनाया जा सकता है। एक तो पुनः चक्रण, कचरे में से कागज, प्लास्टिक, धातुएं, चिथड़े आदि चुनकर अलग करके उनका पुनः चक्रण किया जाना चाहिए। पुराने कागज और कपड़े का पुनः चक्रण से पेड़ों को काटने से बचाया जा सकता है, प्लास्टिक का बार बार उपयोग किया जा सकता है। तो ये तो पहला था कि पुनः चक्रण। दूसरा क्या है? मिट्टी में दबाना। जैव निम्नीकरणीय पदार्थों को मिट्टी में दबाकर कचरे का निपटान किया जा सकता है। कौन सा साथियों? जैसे सब्जी का जो है अपशिष्ट हो गया, गोबर हो गया, ये सबको मिट्टी में दबा देने से क्या हो जाएगा? धीरे धीरे खराब ये अपशिष्ट जो है मिल जाएगा और खाद प्राप्त हो सकता है उससे, ठीक है। अगला बोला गया एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते, क्यों? तो ये पूछा गया। तो बोला गया साथियों, ये बड़ा सा क्वेश्चन है। उपार्जित लक्षण वे लक्षण होते हैं जो व्यक्ति द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित किए जाते हैं। अधिग्रहित लक्षण जीवन शैली में बदलाव, रक्त के अंगों की खपत की आदतों में चोट लगने के कारण होती है।
ये सब चीज़ यहाँ पे बताया गया, इनको आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, चालक का प्रतिरोध को परिभाषित करें। तो अभी हमने आपको प्रतिरोध के बारे में बताया कि प्रतिरोध कहते हैं किसी भी चीज़ में, किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दर को विरोध करने वाले को प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। बोला गया है चालक का प्रतिरोध किस किस कारकों पर निर्भर करता है, हम बताए थे लंबाई पे निर्भर करता है, चौड़ाई पे यानी कि अनुप्रस्थ काट पे, और वस्तु पे डिपेंड करता है, उस वस्तु पे रेसिस्टिविटी, उस वस्तु की प्रतिरोधकता पे, या पे आप कह सकते हैं सामग्री पे डिपेंड करता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं साथियों, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं लिख के गारंटी के साथ दे सकता हूं कि एक क्वेश्चन या तो श्रेणी क्रम से या तो पार्श्व क्रम से पूछेगा ही पूछेगा, या तो दोनों से पूछ सकता है। एक क्वेश्चन डाटा बदला जा सकता है और ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछेगा, बहुत आसान है। आपको करना कैसे मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देखो बोला गया है 2 ओम 3 ओम और 6 ओम प्रतिरोधकों के 3 प्रतिरोधकों को कैसे जोड़ा जा सकता है कि कुल प्रतिरोध 1 ओम हो। जब प्रतिरोध साथियों कम चाहिए, जब प्रतिरोध क्या चाहिए, कम चाहिए, तो आपको जोड़ना है कौन से क्रम में, पार्श्व क्रम में। कौन से क्रम में, पार्श्व क्रम या फिर समांतर क्रम, पार्श्व या फिर समांतर एक ही नाम है, ठीक है। और जब प्रतिरोध आपको ज्यादा चाहिए तो आपको खड़े जोड़ देना, खड़े जोड़ना यानी कि श्रेणी क्रम। क्लियर है। तो यहाँ पे हम आपको नाम दे दिए। तो माना पहला वाला क्या है, R1 2 ओम, दूसरा वाला R2 3 ओम, तीसरा है R3 जिसका मान कितना साथियों 6 ओम दे रखा है। क्लियर है, जिसका मान कितना दिया 6 ओम दे रखा। अब इसको जोड़े हैं। सबसे पहले हम आपको क्या बताएं कि कम अगर चाहिए, क्या चाहिए साथियों, कम चाहिए तो हमको जोड़ना किस में होगा, पार्श्व क्रम में यानी कि समांतर क्रम में। और ज्यादा अगर चाहिए प्रतिरोध तो हमको जोड़ना पड़ेगा श्रेणी क्रम में, ठीक है, श्रेणी क्रम में। तो सबसे पहले 1 ओम चाहिए तो 1 ओम हम लोग पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे। और पार्श्व क्रम का फॉर्मूला क्या होता है साथियों, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। देखो जितना दिया होगा, जैसे 1 2 3 को दिया है तो 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, 4 को देता है प्लस 1/r4, 5 को देता है 1/r5। क्लियर है। 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अब यही तो निकालना है। 1/2 1/3 1/6 रखती है, भिन्न का जोड़ है साथियों 6/6 आया। 6/6 का मान कितना हो गया 1। अगर मान के चलो साथियों 7/6 आता, समझो जैसा 7/6 अगर आया होता तो ये 1/r का मान है। क्लियर, सोच लेना, यहाँ से समझ लेना, बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं। अगर मान के चलो 7/6 आया तो ये किसका मान आया, 1/r का। आपको मान किसका चाहिए, r का। ये r प्रतिरोध, तो इसको पलट देंगे, क्या करेंगे, पलट देंगे। तो जब r निकालेंगे तो 6/7 हो जाएगा। समझ रहे हो। यहाँ पे चूंकि 1 आया तो 1 को कैसे भी पलटोगे, 6/6 को पलटोगे तो 1 ही आएगा, तो इसलिए यहाँ पे 1 ओम हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मान के चलो 3/5 निकलता तो 1/r बराबर निकलता 3/5, तो r बराबर निकल जाता 5/3। क्लियर है साथियों। अब बोला है दूसरा 11 ओम चाहिए, तो 11 ओम के लिए क्या करना, आपको सीधा जोड़ देना श्रेणी क्रम में, ठीक है। एक बार समांतर क्रम में जोड़ना, कम मिल गया श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3। r1 है 3, ये 2 प्लस 3 5 और 6 11, मिल गया 11 ओम। क्लियर है, बहुत आसान है, इनको कर लेना, ठीक है। अगला बोला इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण के द्वारा N2O NaCl तथा MgO का निर्माण दर्शाइए। देखिए N2O बोला गया है तो N यहाँ पे 2 है, O यहाँ पे S है साथियों। तो ये अगर आप पढ़े हो तभी कर पाओगे, बाकी आपको नहीं ये बताऊंगा हम अभी, ठीक है। बोला गया संयोजन एवं प्रतिस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। संयोजन अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में पूछा गया, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। 4 तरह की अभिक्रिया आपकी किताब में दी गई है। सर कौन कौन सा, एक संयोजन अभिक्रिया, और वैसे तो रेडॉक्स भी दिया गया, लेकिन मेन जो 4 है वो है संयोजन अभिक्रिया। दूसरा साथियों वियोजन अभिक्रिया, ये हम ऑलरेडी करा दिए जब आपको चैप्टर वाइज साइंस कराए थे, ठीक है, देख लेना जाके। तीसरा साथियों प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं, बोला गया है कि वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर, 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक है। और नए पदार्थ का गुण जो है भिन्न होता है, पहले के पदार्थ से भिन्न होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं साथियों, उसी को हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे देखो साथियों, यहाँ पे देखो, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे H2 और O मिल गया, H2 और O मिल के क्या बनाया H2O। देखो ये हाइड्रोजन अलग गैस था, ऑक्सीजन अलग गैस है, मिल के क्या बनाया H2O, जल बनाया। तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया, संयोजन। देखो 2 पदार्थ जुटा और एक नया पदार्थ बनाया, तो ये कैसी अभिक्रिया साथियों, तो ये संयोजन अभिक्रिया। क्लियर है। ये किस तरह की अभिक्रिया साथियों, ये संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। अगला अगर बात करें, एक और एग्जाम्पल लें तो C प्लस O2 क्या बना लेता है साथियों, CO2। कैसी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया है कि नहीं।
अगर पूछे वियोजन अभिक्रिया, यहाँ पे संयोजन हो गया, संयोजन में क्या हुआ, दो से ज्यादा पदार्थ जुट के एक नए पदार्थ बनाए, संयोजन। वियोजन में क्या होता है साथियों, इसका उल्टा, टूट जाता है। क्या होता है, टूट जाता है, यानी कि एक से अधिक पदार्थ, या फिर बोल सकते हैं एक पदार्थ जब टूट के दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण कर लेता है तो उसी को हम लोग वियोजन कहते हैं। जैसे साथियों मान के चलो H2O अगर तोड़ दे तो क्या बनेगा, H2 + O, ऐसे बनेगा नहीं। तो ये जो है हमारा कौन सा विक्रिया हो जाएगा, इस तरह की विक्रिया को वियोजन कह सकते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे आपको पता चल गया। अब बोला गया प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया के एक एग्जाम्पल से हम आपको बताते हैं साथियों, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, कैसे लगेगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। मान लीजिए साथियों ये आप है, ये आप है और आपके साथ साथियों ये कोई है, आपके साथ ये कोई है आपकी, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पे आपका कोई दोस्त आ गया, क्या आ गया, कोई दोस्त आ गया। आपका नाम यहाँ पे हम लिखते हैं, थोड़ा सा हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। यहाँ पे मान के चलिए आपका नाम है साथियों, मान के आपका नाम है साहिल, क्या है आपका नाम, साहिल, ठीक है। और इनका नाम है साथियों, इसका नाम हम रख लेते हैं, इसका नाम हम रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं, कुछ और रख लेते हैं, जैसे इसका नाम रख लेते हैं श्रेया, ठीक है, इसका नाम श्रेया, ठीक है। क्लियर है। अब देखो साहिल और श्रेया एक दूसरे के साथ चल रहे थे भैया, इसके लाइफ में कोई और आ गया, मान के चलो साथियों इसके लाइफ में कौन आ गया, तो इसके लाइफ में हम ले लेते हैं कोई और नाम ले लेते हैं, जैसे हम लोग ले लेते हैं राहुल। मान के चलो इसके लाइफ में आ गया कौन, राहुल, ठीक है। तो अब देखो ये जो है श्रेया, श्रेया क्या करेगी, ये राहुल के साथ श्रेया जुड़ जाएगी भाई, और इसको क्या करेगी, ये जो साहिल था बोलेगा तुम अपना जिंदगी अलग जाओ, ठीक है। ये हो गया साहिल, तो उसको प्रतिस्थापित कर दी, यानी कि लात मार के भगवा दी, और ये दोनों अपना साठगांठ बांध ली। तो इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब इसको लिखना कैसे भाई, ये देखो लिखा गया है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया में किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा, कोई मतलब हैंडसम लड़का या फिर बोका लड़का आया और उसके द्वारा विस्थापित कर देता है, यह एकल विस्थापन तथा उभय विस्थापन होता है। जैसे साथियों FeCuSO4 है, FeCuSO4, ये आपको नहीं लिखना, ये पॉइंट आपको लिखना भी नहीं, ठीक है, ये नहीं लिखना है। जैसे FeCSO4 है साथियों, पहले देखो CuSO4 साथ में रह रहा था, उसके लाइफ में आ गया Fe, क्या आ गया, जैसे मान के चलो साहिल और श्रेया साथ में था, इसके लाइफ में आ गया राहुल। तो देखो श्रेया जो है FeSO4 बना लिया, श्रेया राहुल के साथ हो गया, और Cu को अलग कर दिया। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। इसमें एक और पॉइंट आता है साथियों, द्विविस्थापन। द्विविस्थापन में क्या होता है, ये मान के चलो अभी हम आपको बता रहे थे, ये था साहिल, ये था श्रेया, ये था साहिल, ये है श्रेया, ठीक है। और इधर था साथियों, इधर कौन था, इधर मान के चलो साथियों था जैसे कि मान चले अभी ले लेते हैं एक राहुल ले लेते हैं, और एक नाम ले लेते हैं हम लोग, मान के चलो नंदिनी, ठीक है, कुछ भी ले लेते हैं, ये अपना पर डिपेंड है, समझ गया। ये इसके साथ हो जाए, ठीक है, राहुल श्रेया, और ये इसके साथ हो जाए, यानी कि एक दूसरे में एक्सचेंज बदलाव कर ले, तो इसी को हम लोग द्विविस्थापन बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे बोला गया BaCl2 और Na2SO4 है, तो देखो Ba के साथ कौन जुड़ गया, SO4 बना लिया BaSO4, और Cl2 के साथ कौन जुड़ गया, Na, तो 2NaCl बना लिया। ये द्विविस्थापन यानी कि दो बार विस्थापन हुआ इसमें। क्लियर है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, अब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। खाद्य जाल क्या है, एक उदाहरण द्वारा समझाएं। हम आपको बताएं खाद्य जाल उसी को कहते हैं साथियों जो एक दूसरे को खाता, जैसे जो है घास और अन्य पौधे को मेढक, कीट, सर्प, गिरगिट, बाज, पक्षी, खरगोश, ये सब हो गया हमारा खाद्य जाल। हम आपको ऊपर बता रखे हैं, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। बोला गया एक ऐसे 3 तरीके बताइए जिसमें अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। अजैव जिसमें जीवन नहीं है साथियों, और वो पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो बोला गया है सबसे पहला क्या बोला गया, अजैव निम्नीकरण पदार्थ अपने अनिम्नीकरण स्वभाव के कारण निष्पादन की समस्या उत्पन्न करते हैं। निष्पादन यानी कि ये जल्दी से निष्पादित नहीं होते, अपघटित नहीं होते। इन पदार्थों से प्राय हानिकारक गैस निकलते हैं जो क्या करता है, स्वास्थ्य को भी हानि पहुंचाता है और हमारे लिए जो है खतरनाक होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया जीवाश्म क्या है। जीवाश्म हम आपको कल बताए थे साथियों, जीवाश्म कहते हैं कि वैसे जीव या फिर जंतु जो बहुत साल पहले मरे हैं लेकिन उसका अपघटन पूरी तरह से नहीं हो पाया और उनके जो चिन्ह है पत्थलों में दब के रह गए, उन्हीं चिन्ह को जीवाश्म कहते हैं। ठीक है। यह विकास प्रक्रम के किस विषय में कार्य दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये पढ़ लेना साथियों, बहुत लंबा क्वेश्चन है तो वो आप लोग देख लेना। थर्मिट अभिक्रिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, इनका हम पीडीएफ डाल देंगे जैसे इसमें 100 लाइक जैसा कि हम आपको ऊपर बताए। थर्मिट अभिक्रिया के बारे में पूछा गया, ये क्वेश्चन पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ। बोला गया है थर्मिट अभिक्रिया या फिर प्रतिक्रिया एक ही चीज है, एल्युमिनियम के साथ धातु की प्रतिक्रिया है। एल्युमिनियम के साथ किसकी, धातु होता है FeO3,
ठीक है, इसकी प्रक्रिया है। एल्युमिनियम एक कम करने वाले, एक कम अभिक्रियाशील तत्व है साथियों, और प्रतिक्रिया अधिक एक्जोथर्मिक होती है, इसलिए इसे थर्माइट अभिक्रिया कहते हैं। एल्युमिनियम किसी अन्य धातु के ऑक्साइड का कम करता है और इसका अधिकांश भाग आयरन ऑक्साइड बनता है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, Al जो है एल्युमिनियम, वो Fe के साथ अलग अलग ये एल्युमिनियम क्या होता है साथियों, वो O3 के साथ जुड़ के एक बना लेता है अलग प्रोडक्ट। और ये इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो याद रखना इसका प्रयोग वेल्डिंग के लिए किया जाता है। वेल्डिंग में हम लोग प्रयोग करते हैं, रेलवे पटरियों को जोड़ने में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, थर्माइट अभिक्रिया। अगला बोला है भौतिक एवं रासायनिक गुण के आधार पर एथेनॉइक और एथेनॉल और एथेनोइक में अंतर बताना है। तो यहाँ पे हम आपको दिए हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों। अगला बोला कौन से तरीके जिनके द्वारा विशेष लक्षण वाले व्यक्ति की संख्या में ये समष्टि बढ़ती है, तो ये भी आप देख लेना। उत्पादित कचरा का निम्नीकरण, यदि सारा उत्पादित कचरा का निम्नीकरण हो तो पर्यावरण का प्रभाव नहीं होगा, इसके बारे में पूछा गया। विकास के संबंध में स्थापित करने में जीवाश्म क्या क्या महत्व है साथियों, इनको भी आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, ये सब हम देखने इसलिए बोले क्योंकि ये सब साथियों बताने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आप इनको जरूर कर लीजिएगा। क्लियर है, इन सारे क्वेश्चन का हम PDF साथियों डाल देंगे। कहाँ पे डाल देंगे, तो व्हाट्सएप पे डाल देंगे। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए गए, या फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9835146164 पे मैसेज करके वहाँ पे डाल देंगे। अब बहुत स्टूडेंट के मन में सवाल ऐसा भी आएगा कि सर लास्ट के कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए, क्या आप नहीं बताते इस क्वेश्चन को? जी साथियों बताता वीडियो, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, और ये क्वेश्चन जो पढ़े हैं, जो सच में पढ़े हैं उसी को समझ में आएगा, इसलिए हमने इसको जो है नेगलेक्ट किया। आप अगर पहले से नहीं पढ़े तो ये क्वेश्चन को आपको समझने में थोड़ा सा परेशानी होगा। थैंक यू साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा साथियों। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले और भी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।